बुलेटिन की शुरुआत में सीधा आपको सुनवाते हैं अरुण चतुर्वेदी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार खास बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अरुण चतुर्वेदी, सुनिए आप। देखिए पूनम, बिल्कुल इस समय सबसे जो बड़ा विषय है वो है अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच जो युद्ध के हालात बने हुए हैं, लगातार युद्ध चल रहा है, उसके बाद जो प्रभाव राजस्थान में पड़ रहा है खासकर गैस सिलेंडर पर, उसको लेकर हम बात करेंगे। अरुण चतुर्वेदी मेरे साथ हैं, राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष। अरुण जी, एक बड़ा विषय जो हालांकि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं जुड़े हैं, लेकिन जो प्रभाव हम इन दिनों देख रहे हैं, गैस सिलेंडर की किल्लत आना शुरू हो गई है। और खासकर जो मैंने ऑब्जर्व किया कि भले ही गैस सिलेंडर कम ना हो, लेकिन कालाबाजारी पनप रही है। तो कैसे इसको रोकेंगे और उपभोक्ताओं को दिक्कत नहीं हो, इसके लिए क्या आपकी तैयारी है? देखिए, बात सही है कि जिस प्रकार से अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध है, उसका आज सीधे तौर पर देखें तो तीन ही देश लड़ रहे हैं, लेकिन हॉर्मुज का जो ब्रिज है, उस ब्रिज के कारण से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका आर्थिक प्रभाव सभी देशों के ऊपर आने वाला है। ये अच्छा है कि भारत की कूटनीतिक सफलता है कि इस सारे युद्ध में भारत ने अपने आप को अलाइन टू ऑल, इसके आधार पर सबके साथ संबंध और अपने देश की प्राथमिकता के आधार पर चीज़ों को तय करने का काम किया। इस कारण से हम कहीं इन्वॉल्व भी नहीं और अपने अपने हित के हिसाब से, भारत के हिसाब से अपने कामों कर रहे हैं। भारत की सरकार ने भी कहा है, अभी जहाँ तक तेल की बात है, गैस की बात है, कि लगभग कोई 7-8 सप्ताह का हमारे पास कोई चिंता की बात नहीं, उतना स्टोरेज हमारे पास है। लेकिन क्योंकि जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्थितियाँ बन रही हैं, जिस प्रकार से ईरान अलग अलग खाड़ी के देशों के ऊपर पूरे बम्बारमेंट कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, इजराइल कर रहा है, उसमें आगे जाकर क्या स्थिति बनेगी किसी को पता नहीं। उस स्थिति के लिए भी सावधानी की और अपने संसाधनों को उस हिसाब से हम क्या 7-8 महीने को लंबे समय तक चला सकते हैं, इसके ऑल्टरनेट जो खाड़ी के देशों से हम जो अब तक तेल लेते थे, ऑल्टरनेट कहीं से ले सकते हैं, इन सब के ऊपर भारत सरकार काम कर रही है और कई जगह के सफलतापूर्वक परिणाम भी निकल के आ रहे हैं। मुझे लगता है कि सावधानी कर जितनी जरूरत है उनको प्रिकॉशन सरकार ले रही है। अभी तक किल्लत की बात नहीं है, कमी की बात नहीं है। ये जो पैनिक बन रहा है, इस पैनिक के कारण जरूर कुछ लोग जा रहे हैं, जाकर के कहीं महंगे कीमतों पर ले रहे हैं करने का। राजस्थान की सरकार ने इसके ऊपर तुरंत एक्शन काम किए, कालाबाजारी कोई करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी और सुचारू रूप से जिसको जरूरत है उसको मिल जाए, इस व्यवस्था को भी ठीक ठीक करने का प्रयास राजस्थान सरकार कर रही है। जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उस पर तो लगभग रोक लगा दी है, लेकिन घरेलू सिलेंडर मिल जाए, और मकसद वही है क्योंकि उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जैसा कि मेरा रिपीट क्वेश्चन आप मान सकते हैं, लेकिन मैं उसके लिए आश्वस्त करना चाहता हूं उन उपभोक्ताओं को जो आज, क्योंकि जैसे लगातार हम फील्ड में जा रहे हैं, तो ये चर्चा आम हो गई है अरुण जी कि क्या होगा, सिलेंडर मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर कोई सिलेंडर की डिमांड कर रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन 2,000 रुपये में, 3,000 रुपये में सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाला एक लोग सक्रिय हो गए। तो ये बड़ा पैनिक के साथ साथ एक आम उपभोक्ता के साथ बड़ा ठगी का भी विषय है। आपने सही कहा कि इस विषय को जहां सरकार के ध्यान में भी आया, सरकार ने तुरंत कोई कालाबाजारी करता है तो उसके ऊपर एक्शन की व्यवस्था फूड डिपार्टमेंट ने शुरू की है, उनके ऊपर निर्देश भी अपनी तरफ से दे रहे हों। दूसरी तरफ इस पूरी सिस्टम को हम ठीक तरह से करते हुए जिसको जरूरत है उसको सप्लाई हो, इस सिस्टम के ऊपर ही मॉनिटरिंग का सिस्टम लेकर आ रहे हैं। अभी उन्होंने कहा है कि हम मोटे तौर पर पहले 1-2 दिन में भी बुकिंग होती थी और उसके बाद सप्लाई होता था। इस सिस्टम को बढ़ा करके आज 10-12-15 दिन तक जाएगा और एक घर में आराम से 15-20 दिन कितनी भी किसी घर में सिलेंडर काम कर जाता है। उसके बाद जरूरत पड़ती है 2 सिलेंडर हर घर में है। इस एवरेज के हिसाब से देखें तो जो व्यवस्था है, व्यवस्था आज के हिसाब से ठीक है। मैं आपके माध्यम से पब्लिक से एक ही अपील करूंगा, पैनिक में नहीं आए, स्टोरेज की बात नहीं करें और किसी के बहकावे में आकर के बाजार से कोई महंगी कीमत देकर खरीदने का काम नहीं करें। जहां तक कमर्शियल की बात भी है, तो जहां जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से जरूरत पूरी हो जाए उसको पूरा करने का काम होगा। अभी तक जो चल रहा था कि हम बहुत ज्यादा करने की बात थी, उसके ऊपर जो देश की स्थिति जो बन रही है उसका भविष्य को देखते हुए अपन उसको नियंत्रित करने का काम जरूर करें। कुछ बातें, आज विधानसभा सत्र रहा, काफी लंबा सत्र रहा और अब कई अहम बिल आए जो लगातार चर्चाओं में थे, खासकर डिस्टर्ब एरिया बिल, जिसको लेकर विपक्ष ने आप पर तंज भी कसा, वो पारित हो गया। लेकिन उनका ये आरोप है कि इस तरह के बिल की आड़ में भारतीय जनता पार्टी एक वर्ग विशेष को अलग कर रही है, या मैं कहूं कि उनका सीधा सीधा आरोप आप पर ध्रुवीकरण का था। क्या कहना चाहेंगे? मैं उल्टा प्रश्न करता हूं कि डिस्टर्ब एरिया बिल, तो क्या आप जब तक इनको इसके विरोध कर रहे हो तो क्या आपके मन में तुष्टीकरण की राजनीति है कि उन लोगों को प्रोटेक्टेड करने के लिए जिनके कारण से पलायन की स्थिति बनती है, ये करके आप अपने वोट बैंक को सुरक्षित करना चाहते हैं? डिस्टर्ब एरिया बिल का अगर पूरे बिल के ड्राफ्ट को देखें तो उन्होंने कहा कि जहां कोई एक समूह बना करके किसी एक वर्ग को बाहर करने का प्रयास करता है, दबाव बनता है मनोवैज्ञानिक रूप से या फिर डर के कारण से, अगर मकान को, प्रॉपर्टी को बेच रहा है तो उसको प्रोटेक्शन देने की बात है। ये केवल धर्म की बात नहीं है।
जाति के आधार पर भी कोई दबाव का समूह बन चुका और दूसरी जाति के लोगों को इस प्रकार का प्रयास कर रहा है तो उनको भी प्रोटेक्शन है। इसलिए कहीं ऐसा नहीं है कि हम केवल मुस्लिम समाज कर रहा है तो उसको हिंदू, अगर हिंदू है तो मुसलमान प्रोटेक्टेड है, उसको भी प्रोटेक्शन है। सभी वर्गों के लिए प्रोटेक्शन की बात है। दुर्भाग्य ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी को केवल हर चीज में आज केवल धर्म की राजनीति दिखती है, जाति की राजनीति देख ली है, उसमें से भी उस चीज को निकालने का प्रयास कर रही है। इसके कारण हुई है। इसकी पहला ऐसा बिल नहीं है। ये बिल पहले कांग्रेस शासित राज्यों में भी आ चुका है। गुजरात में बाद में आया। गुजरात में भी पहली बार जब आया था तो कांग्रेस में आया। असम में पहले आया तो कांग्रेस के समय आया। ऐसे कई कांग्रेस शासित राज्यों में आया जो राजस्थान में अब लेकर के आए। इसलिए कांग्रेस पार्टी को मैं केवल अपील करूंगा कि हर दृष्टि को वोट की राजनीति से देख करके समाज के नाते देखें, देश के नाते देखें, तब ठीक करें। पंचायत राज का भी बिल पास हो गया, लंबे समय इंतजार था और आपके पास भी लगातार इस तरह के लोग आ रहे थे कि ये हटना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि आपकी सरकार ही इसको लाई थी, आपकी सरकार ने इसको हटाया है, इससे जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा, जनसंख्या और बढ़ेगी, इस तरह के आरोप भी आप पर लगाए जा रहे हैं। मैं बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी समय के हिसाब से निर्णय करती है। मुझे ध्यान है कि 95 में जब ये निर्णय हुआ था भैरव सिंह जी के सरकार के समय, मैं भी युवा मोर्चे कार्यकर्ता था। उस निर्णय के इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट में जुड़ा हुआ था। उस समय की आवश्यकता थी कि जनसंख्या का असंतुलन बहुत ज्यादा हुआ था, जिस तरह का रेशो बदल रहा था उसके कारण जरूरत थी। अब लगातार जनसंख्या का संतुलन ठीक हुआ है। इसके कारण से हम कह सकते हैं कि अब हम 2 से अधिक बच्चों के भी चुनाव लड़ने की प्रतिबंध की। इसको देखते हुए राजस्थान की सरकार ने पूरा जो आंकड़ा है, जनसंख्या जो समीकरण है, उन समीकरणों को देख करके निर्णय करने का काम किया है। उन लोगों को भी अवसर मिले जिसके 2 से अधिक बच्चे हैं, इस चीज को देखने का निर्णय किया। किसी प्रकार की राजनीति नहीं और ना ही हम अपनी पूर्व सरकार को रोल बैक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी समयानुकूल देश और समाज की परिस्थिति के हिसाब से निर्णय करती है, राजनीति के आधार। एक अंतिम क्वेश्चन करूंगा आपसे कि जो बजट घोषणा हुई है, एक बड़ी चुनौती सरकारों के सामने रही है अक्सर कि उन घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, और उसके लिए सबसे बड़ा जो होता है वो होता है कि पैसे का मैनेजमेंट, यानी मनी का मैनेजमेंट, पैसा समय पर प्रोजेक्ट के लिए मिले और वो काम हो। आपकी क्या प्लानिंग है, क्योंकि आपने बहुत घोषणाएं की हैं, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाली घोषणाएं, किसानों को ध्यान में रखते हुए पेयजल की योजना, तमाम योजनाओं को लेकर आपने फोकस किया है, तो उन पर ध्यान रखते हुए कैसे आपका मैकेनिज्म रहेगा? देखिए, बजट में कुछ स्पष्ट प्रावधान दिखते हैं। अब ये तीसरा बजट था। 2 बजटों के अगर इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट को देखेंगे तो विश्वास हो जाएगा कि भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से केवल हवा में बात नहीं कर रही, धरातल पर अपनी तैयारी को देख करके घोषणाएं करने का काम कर रही है। मैं कह सकता हूं कि पिछले बजट का, जिसके मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में भी, राज्यपाल के अभिभाषण में भी इस डिटेल को रखा, बाद में जब अप्रोप्रिएशन बिल पर बोलते हुए उन्होंने पूरे डिटेल को रखा कि किस तरह से हम चीजों को अपने पूरा कर पा रहे हैं। उस आंकड़े को देखते हैं तो ध्यान में आता है कि लगभग कोई 4-5% ऐसा है जिनको कहते हैं कि हम इनको पूरा नहीं कर सकते, या तो पूरी हो चुकी घोषणाएं या पाइपलाइन में, जिनके कहीं हम वर्क ऑर्डर निकाल चुके, जिसके बजट सैंक्शन हो चुके, वो पाइपलाइन में पूरा होने का होगा। कुछ का समय लगता है, उस समय के साथ वो पूरी होंगी। एक बहुत बड़ी चीज हमने कहा कि जिसका जल जीवन मिशन का विषय, तो उसके ऊपर केंद्र सरकार से बढ़ाने की बात की। आपने जो कहा कि ERCP का विषय जो है, राम सेतु योजना का, उसको भी देखें तो उसके ऊपर बजट का प्रोविजन केंद्र सरकार को भी कहा है कि उसमें इम्प्लीमेंट करें। उसमें 2 बांध हम बनाने का काम कर चुके, बाकी चीजों चल रही है। यमुना जल के बारे में 32,000 करोड़ का प्रोविजन इस बजट में सरकार ने किया, निश्चित रूप से, क्योंकि उसको हरियाणा सरकार की स्वीकृति आ चुकी, DPR बनने काम हो चुका, वो होगा तो ऐतिहासिक काम निकल करके आएगा। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, उसको लेकर के सरकार ने सीधा बजट के प्रोविजन करके घोषणा करने का काम किया है, और रेगुलर स्वयं मंत्री भी अपने अपने विभाग की मॉनिटरिंग करते हैं, सरकार भी मॉनिटरिंग कर रही है। जहां राइजिंग राजस्थान के जितने प्रोजेक्ट हमारे एग्रीमेंट हुए थे, उनको धरातल पर ला करके हम विकास को, रोजगार को सुदृढ़ कर रहे हैं। वहीं इन सब चीजों को भी करते हुए राजस्थान को एक धीरे धीरे करते हुए पिछले 5 सालों में जो पिछड़ापन आया था, जो हम पिछलेपन, उसको बढ़ा करके हम विकसित राज्य की श्रेणी में आए, इसकी चिंता करें। जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जय।